स्टार पावर ज़्यादा होती है, इसका इंडिया बिल्कुल फ़ायदा उठाता है। ओसामा इज़ लाइक अ सुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर नासिर अली है और आप मुझे देख रहे हैं चाय चिप्स और ड्रामा में ईफा खालिद के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हर चैनल, जिसका नाम है चाय चिप्स और ड्रामा। Assalamu alaikum. मेरा नाम ईफा खालिद है and today we have with us Umair Nasir Ali, filmmaker and commercial director with over a decade of experience, more than a decade of experience shaping stories. Umair is an NCA graduate and has been directing commercials, creating some of the most memorable campaigns of Pakistan. He also directed Pakistan's national anthem video for the 75th anniversary of the country. ये कॉन्वर्जेशन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट शायद वक्त ने आज ही साथ दिया है, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट मोमेंट टू सेलिब्रेट। तो आगे चलते हैं और उमैर की तारीफों में और इजाफा करते हैं और आपको बताते हैं उमैर हैज वन न्यूमरस अवार्ड्स इंटरनेशनली एंड रिसेंटली ही वन द बेस्ट डायरेक्टर एट लक्सटाइल अवार्ड्स फॉर हिज फर्स्ट फीचर फिल्म नायाब. He believes strongly in storytelling and narrative, and today we'll talk about his journey from commercials to cinema, his approach to storytelling, and of course, touching base with Nayab. और सबसे ज़रूरी बात जिसको मैं ज़रूर ऐड करूँगी वो ये है कि he's an absolutely humble soul and a creative person who's always a pleasure to talk. So in commercials, you have just 30 seconds to tell a story, a beginning, middle, and the end. And that's quite challenging. How do you feel this experience shapes your approach to longer storytelling in films? बुनियादी तौर पे स्टोरी टेलिंग के ना जो 3 कंपोनेंट्स हैं, बिगिनिंग, मिडिल, एंड, वो दुनिया की हर चीज़ में होते हैं। चाहे आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई बात कर रहे हो, चाहे आप कोई स्पीच दे रहे हो, या आप कोई ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, उसके 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। बिगिनिंग होती है, मिडिल होता है, एंड होता है। तो ऑब्वियसली लेंथ वाइज उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कमर्शियल में स्टोरी टेलिंग बहुत क्विकली होती है। पुराने ज़माने में 30 सेकंड बहुत ज़्यादा होता था, फिर बीच में बहुत लंबी शुरू हो गई, लेकिन जो बुनियाद बेसिक्स हैं वो सेम है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की बेसिक्स पता हो ना, कि क्रक्स जिसे कहते हैं या बुनियाद जिसे कहते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मीडियम की कोई कैद होती है, क्योंकि अगर आपकी बुनियादें सही हैं, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि फिर आपको, लेकिन अगर बुनियाद ही नहीं आपको पता तो फिर मसला होता है। हाँ, सो मीडियम मेरे ख्याल से एक पॉइंट पे उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी आज़ादी भी है, तो it leads on to feature film as well. Sometimes, not sometimes, most of the times, जब हमारी स्टोरीज कोई और मुल्क दिखा रहा होता है तो नैरेटिव ट्विस्ट हो जाता है उसके अंदर। तो सवाल यह है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर फिल्म मेकर्स टू रिक्लेम देयर नैरेटिव्स इन पाकिस्तान, and what role does strong storytelling or our censor board plays in that? Because बहुत से लोग हैं जो कि बाहर बैठे हैं, जो कि क्रिएटिव इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री से नहीं है, और उनका कहना ये है कि ये हमारी स्टोरी है और नैरेटिव को ट्विस्ट किया गया है, तो हम क्यों नहीं ऐसी स्टोरीज बनाते, और हम अपनी स्टोरीज को अगर नहीं दिखाएंगे तो दूसरे तो उसको ट्विस्ट करके ही दिखाएंगे। So what do you have to say on that as a filmmaker? I think as a filmmaker, अब जैसे हम धुरंधर की बात कर रहे हैं ना, इस मूवी है, और पॉइंट ये है कि कोशिश तो हमारे फिल्म मेकर्स ने की है, पहले भी की है, फिल्में बनाई हैं यारी के या ऐसे टॉपिक्स पे जो हमारी हैं, और ऑब्वियसली हम अपनी टॉपिक्स पे बनाते हैं, लेकिन उनका जो स्केल है वो उस तरह का ऑब्वियसली नहीं होता। ये फिल्म टेक्निकली कितने 100-200-100-150 करोड़ पाकिस्तानी में, उससे भी शायद ज़्यादा में बनी हो, तो उसका ग्रैंड्योर, उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, उसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा होती है, स्टार पावर ज़्यादा होती है, इसका इंडिया बिल्कुल फ़ायदा उठाता है और वो कोशिश करता है कि वो सुनाए। दूसरा ये कि आप उस पर क्या कहेंगे, आई थिंक स्टोरी टेलिंग देखनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग वाइज उन्होंने एक सिटी बनाई, क्रिएट की, अगर हम हमारे से रिलेटेड है तो अब हम उसमें चीज़ें ढूंढ सकते हैं अपनी, लेकिन उन्होंने तो एज ए स्टोरी, एक फिल्म है ना, फिल्म की कहानी है जिसके अंदर एक उनका प्रोटैगनिस्ट है जो आया है, जो करता है, चीज़ें करता है, उन्होंने तो अपनी कहानी सुनाई है, उस कहानी को प्लेस ऐसी जगह कर दिया है जिसको आप समझ लें कि हमारा मुल्क है या हमारा शहर है, लेकिन पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली उनका अपना है। वो उसमें बता सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं। एज अ फिल्म मेकर तो उन्हीं का ही नैरेटिव आएगा जो वो बताना चाहिए, क्योंकि मेहनत है सारी। हमारे नैरेटिव्स में ये है कि जब आप काम करेंगे, आप कोशिश करेंगे कुछ बनाना, तो आपकी कहानियाँ निकल कर आएंगी। जब आप रोमांस, अब जैसे काफ़ी सारी फिल्में जो रोमांटिक उस पर बनती हैं, मोस्टली आवर सिनेमा, देखिए हम एक रिवाइवल स्टेज में तो हैं ही, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, पिछले 15 साल से रिवाइवल चल रहा है,
लेकिन जब भी हम मूवीज बन रही हैं वो मोस्टली हम रोमांस और या रोम कॉम जिसको कह लें वही सेल कर रहे हैं। उसकी एक और भी रीजन है ना, उसकी रीजन ये है कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ना उसमें रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। और जो रोमांटिक कॉमेडीज या रोमांस वाली फिल्में होती हैं ना, ये रिसर्च से बहुत उनके लिए रिसर्च नहीं चाहिए होती। ये आप कभी भी कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। आप में इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व नहीं होती। जब आप कोई ऐसे टॉपिक्स लेते हैं ना जो सोशली जिनके ऊपर बात करनी हो, वो टॉपिक्स वक्त मांगते हैं, टाइम मांगते हैं और बड़ा दिल और गुर्दा मांगते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक उठा के नहीं लिख सकते कि आप बैंकिंग सेक्टर पे कोई फिल्म लिख लें। आप इसके ऊपर अगर केस के ऊपर भी कोई लिखेगा फिल्म, इवन के धुरंधर भी लिखी है, तो ऑब्वियसली उनके राइटर्स ने बेतहाशा रिसर्च की होगी लिखने के लिए। पूरी रहमान डकैत की स्टोरी क्या है, उसके बारे में क्या है, उसके इन एंड आउट्स क्या है, पूरी रिसर्च टीम बैठी होगी जिसने बैठ के कहानियां लिखी होंगी और फिर उससे एक्सेप्ट द अदाब कल्चर ऑफ आवर्स। हाँ, वो जो भी है वो मुझे लगता है वो जान के करते हैं। वो मेरे ख्याल से जान के नहीं करते, क्योंकि जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं ना और जब आप किसी और को देख रहे होते हैं तो आप वही चीजें पिक करते हैं। अगर मैं भी यहाँ पे किसी बच्चे से कहूँ कि आप भारत में रहने वाले किसी घर की एक ड्राइंग बनाएं, तो वो एक बिंदी लगी हुई औरत जरूर बनाएगा और साड़ी जरूर बनाएगा। वो एक अजीब सा उनका देने वाला एक बंदा जरूर बनाएगा। उसको सारी ये विजुअल आइडेंटिटीज होती हैं जिनको आप पिक करते हैं या बचपन से होती हैं। आज भी हम किसी को बच्चे को घर दें तो पाकिस्तान में कभी भी ये क्रॉस वाले घर नहीं होते, जहाँ भी बर्फबारियां तो पड़ती नहीं है कराची में, तो वो घर कैसे बन सकते हैं? और आता, लेकिन वो घर है ना, क्योंकि घर की डेफिनेशन उसके दिमाग में। तो मेरा ख्याल है कि वो एक पॉइंट तक ना हम उसको यूज करते हैं। अगर आप शहर में जब बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो आपको नजर आएगा कि हमारे यहाँ कितना शलवार कमीज या हमारे यहाँ जो बुरके का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा होता है। हम पिक नहीं करते क्योंकि हमारी आंखें उसको पिक करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर हमें हमारे लिए वो नॉर्मल चीज है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो दूसरी जगह से आए और वो एक शहर को एक्सप्लोर करे, तो वो हर वो चीज पिक करेगा जिसका आपके दिमाग में आपको आइडिया भी नहीं होगा। लेकिन जब आप राइटिंग करेंगे बैठ के और आप कोई चाहेंगे कि आपको अच्छा एक जगह का माशरती खाका तैयार करना है, तो फिर आप उसमें डालेंगे वो अल्फाज, और वो उस बंदे के लिए जिसने दूसरी तरफ से एंगल से देख रहा है, आप तो उसके अंदर है ना। तो वो फिर लोग कहते हैं रिसर्च नहीं करते। आप यहाँ पे हम बनाएंगे किसी को तो वो राम राम करवाते रहेंगे, जयराम जी की ये बुलवाते रहेंगे। ऑब्वियसली हो सकता है इंडिया का पॉप कल्चर में जयराम जी भी अब कोई इतनी रैपिडली नहीं बोलता होगा, वो भी नॉर्मल पॉप कल्चर में रहने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि वो पकड़ लिया है और कुछ फिल्मों में वो कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उर्दू और हिंदी का एक साइडलाइन बनानी होती है ना। और फिर हर किस्म की पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये भी है। लेकिन मेरा सोशल मीडिया पे तो बहुत इस पे बात चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग उनके अगर उसमें जाके देखें, और आप जब इंडिया जाके या पाकिस्तान से इंडिया आके यहाँ पे देखें, तो वो यही सब चीजें पिक करेगा। वो नहीं पिक करेगा जो आप चाहते हैं। हाँ, ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है कि भाई वो ये ना यूज करें क्योंकि हम ये बात नहीं करते हैं, उससे नहीं बोलते आदाब और उसका कल्चर। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि सही है। वो क्योंकि वो थोड़ा हाईलाइट ज्यादा होता है और नजर ज्यादा आता है, तो वो चीजें वही पिक करते हैं। चाहे उनकी आर्ट टीम भी जो काम कर रही है उसने सारी वही चीजें पिक की हैं जो उनको नजर आ रही हैं, जो वो देखते हैं। क्योंकि हम वो डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। हम नहीं देखते कि हमारा चौकीदार भी शलवार कमीज में ही था, वो पैंट शर्ट में नहीं था। आपका कोई भी उबर ड्राइवर अभी आप मंगवा के देखें, आपको नजर आएगा कि 80% अवाम पाकिस्तान में शलवार कमीज पहनती है, 20% नहीं पहनती। That's true. तो वो जब आप इमेजेस खोल के देखेंगे गूगल पे तो क्या नजर आएगा? उसे तो ये 20% का कराची तो नजर नहीं आने वाला, उसे तो पूरा मुल्क का कल्चर नजर आने वाला है ना। उसी से उसकी आर्ट टीम, उसकी वार्डरोब टीम बैठ के डिजाइन कर रही है। तो वो जब बनाते हैं शहर इलाके तो मिक्स एंड मैच करते हैं। अब तो वो काफी फिल्मों में बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी। So Umair, right now the questions now that I have are very quick ones. तो जल्दी में हम बात करेंगे और चलते बात करेंगे। One thing that you always carry on set. मेरा एक बैग होता है, उसमें मेरे साथ चार्जर, मेरी चीजें होती हैं। Okay. Favorite movie of all the time. I think बहुत सारी हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं। एक मूवी बता दें आपको इसीलिए। एक मुझे शॉशैंक रिडेम्पशन पसंद है बहुत। यकीनन। If you weren't a filmmaker, what would you be doing? मैं शायद सिंगर होता या फिल्ममेकर ही होता। One word to describe your experience in making नायाब. I think आपका जो ख्वाब होता है वो पूरा हो जाता है जब आप फिल्म बनाते हैं। Which actor or actress would you like to work with? I think मैंने हानिया आमिर के साथ अब काम करना है बहुत जल्दी।
Any secret talent we don't know about? सीक्रेट ऐसा कोई खास एक है talent- टैलेंट आपका, मुझे तो पता है। अच्छा वो मैं गाने वाने गाता हूँ ना। हाँ. If you could remake any classic Pakistani film, which one would it be? तो मेरा दिल चाहता है अनकही ड्रामे को रीमेक करने का। मुझे लगता है हो तो सकता आप है मैं उसके कभी अंदर आप उसको फिल्म के अंदर करेंगे या ड्रामे के अंदर करेंगे? ये तो आपने पता ड्रामा नहीं। नहीं बनाया, आपने सोचा कि आप ड्रामा बनाएंगे? नहीं मैं ड्रामे में कभी वैसे सोचा तो था क्योंकि आपने शुरू में सारी जिंदगी ड्रामे ही देखे, लेकिन कभी दिमाग वहां गया नहीं। Okay. So Ankahi will be a drama or a film if it happens. आई थिंक फिल्म बन सकती है वो अनकही, अच्छी कॉमेडी सी मजे की। Favorite Pakistani film actor from the past? मुझे साहिरा काज़मी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी और Okay. मुझे वो तीसरा किनारा में उनकी एक्टिंग पसंद Thank you so much. Let's go and talk a little bit about Nayab. पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऑन विनिंग लक्स स्टाइल अवार्ड्स। है। आपने रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड्स पाकिस्तान का एक बहुत मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है। उस मोमेंट के बाद जब आप वापस नायाब को देखते हैं, द फिल्म दैट क्वाइटली टॉक्स अबाउट इमोशंस एंड ड्रीम्स, has that recognition changed your personal relationship with the film, or it has added something to you as a personality? आई थिंक कि जो नायाब की वर्ल्ड हमने बनाई है ना, क्रिएट की है, तो हम जितनी दफ़ा भी उसको देखते हैं तो एक उसके साथ एक अलग सा एक ताल्लुक है, उसकी रिलेशनशिप है। और जितने लोगों ने उसको, हम कोशिश तो करेंगे बहुत से ज़्यादा लोग देखें, जितने लोगों ने देखी है वो ज़रूर पिक करेंगे कि उसका ना अपना एक मिजाज है उस कहानी का, एक अपनी दुनिया है नायाब की, और वो दुनिया बड़ी प्यारी है। और वो दुनिया जब आप 2-2.5 घंटे फिल्म देखते हैं ना तो आप उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं उस पूरे रिलेशनशिप्स को, और आपको उन भाई बहन से और उस लव अफेयर जो सामने ने प्ले किया, उन सबसे आपको कोई ना कोई पर्सनल कनेक्शन मिलता है, नज़र आता है। तो हमारे लिए तो हमेशा वो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है, जितनी दफ़ा देखें एंजॉय करते हैं। Acha, I've been very curious about this thing, so I'm going to ask this since we got a chance to now sit and talk about it. So the brother in Nayab puts aside his own dreams to let his sister shine. That's quite a powerful choice, by the way, because हमारी society पे जहाँ पे औरतों को कहा जाता है that they step aside, it was a different sort of idea. Was this always the central story for you, or did it emerge naturally while discussing and developing the narrative with the storyteller? सो वो जो रिलेशनशिप वाली कहानी का पूरा जो एंगल है वो हम लोग रिसर्च जब कर रहे थे फिल्म की, जिसके अंदर जिस लड़की कुछ क्रिकेटर लड़कियां हैं जिनके हमने इंटरव्यूज़ किए थे और बहुत सारों के किए थे, उसमें एक लड़की रामीन जिसका हमने उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारा, उसने हमें बड़ा हेल्प किया। तो मैं, रुमीना, अली अब्बास और बासित, हम चारों की बैठक होती थी चाय के होटल्स पे जहाँ पे वो आती थी, हम उसके साथ कैंप भी गए। उसने हमें काफ़ी डेवलप करने में हमें हेल्प किया। पूरा वो जो पूरा क्रिकेटिंग एंगल जो है फ़िल्म के अंदर, उसकी ही कहानी के अंदर जो उसका भाई था रामीन का, उसका बड़ा करीबी रिलेशनशिप था भाई के साथ, और उसमें भाई ने बड़ा उसको हेल्प आउट किया उसकी जर्नी में, और इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जल्दी उसकी लाइफ में से वो चला गया क्योंकि उसकी इंतकाल हो गया था। Oh. तो हमने उसी को ही थोड़ा सा डेवलप करके और इवेंट्स को थोड़ा बदल के, क्योंकि हमारी कहानी फैमिली ड्रामा और 90s की डिस्ट्रप्टेड फैमिली के ऊपर फोकस थी कि वो किस तरह से बिहेव करती है करंट टाइम्स में, और क्रिकेट उसमें किस तरह से एंटर हुआ, तो वो फिर सब चीज़ों को बुनद करते हुए वो ऐड हुआ था। So your cast, it really brought Nayab to life, be it Yumna, Fawad, Usama or Javed Sahab. They were amazing. Did you have them in mind from the beginning, or did the film slowly guide you towards them? कुछ कैरेक्टर्स तो शुरू से लॉक थे दिमाग में। एक तो फवाद खान का हमेशा से कैरेक्टर लॉक था मेरे दिमाग में, हमेशा से था। ऑल्दो बीच में जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत से लोग जब एंटर हुए फिल्म के उसमें कि जी ये कैरेक्टर और कौन प्ले कर सकता है, तो आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ी ट्राई की हमने भी कि हम लोगों के साथ भी रब्ता करें। लेकिन हमारी जो पहली चॉइस थी मेरी और रुमीना की, क्योंकि हमने फवाद से बहुत पहले स्क्रिप्ट की मीटिंग चीज़ें करके हमने उसको एक हद तक लॉक, हमारे साथ तो वो लॉक था। लेकिन वो कुछ अर्सा फिल्म कोविड की वजह से बढ़ भी नहीं पाई थी और आगे भी नहीं होती, तो वो एक प्रिंसिपल हमारा एक एक्टर है जो हमेशा से था। फीमेल लीड के लिए हमने काफ़ी ट्राई की थी कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रोल था। कोई ऐसा इंसान जो डेडिकेशन के साथ काम कर सके और इतना टाइम दे सके और जिसके साथ मेरी कम्युनिकेशन आसान हो, राब्ता आसान हो, तो यमुना जैदी फिर वो इवेंचुअली हमारे दिमाग में शुरू से थी। फिर बीच में एक आध नाम और आए थे, लेकिन फिर इवेंचुअली हम वापस से यमुना के साथ ही, फिर हमें लगा कि वो ऑन बोर्ड आए तो मैं, और जब मैं उसको स्क्रिप्ट सुनाया तो आई थिंक शी लव्ड इट। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे बिल्कुल करना चाहूँगी, एंड आपकी फिल्म के अंदर मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं यमुना जैदी।
तो उनको 7 अवार्ड्स मिले एंड आई थिंक लक्स इज द 7th अवार्ड दैट शी हैज रिसीव्ड एट द बेस्ट 7th Lux Style Awards था बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस यस बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस आई थिंक ये शी ट्रूली डिजर्व के उसको ये अवार्ड मिलता और अब तक जितने कैरेक्टर्स जो पिछले भी मिले हैं वो भी बड़े राइटली मेरे ख्याल से शी डिजर्व वो करती थी और नायाब पे तो बहुत ही ज़्यादा बहुत मेहनत वाला रोल है नायाब एक्चुअली बड़े आसानी से ऐसा नहीं हुआ कि जब 40 दिन की शूट थी एक एक्टर आया उसने अपना स्क्रिप्ट पढ़ा और पढ़ने के फौरन बाद वो रोज सेट पर आया उसने सीन कर दिए बहुत प्रेप थी उसके लिए बहुत ज़्यादा और बड़ी मेहनत की है उसने बल्कि अपनी विनिंग स्पीच में हमारे जो कोच हैं टैंगो का भी जिक्र किया है क्योंकि वो टैंगो अकेडमी में जाके उसने तकरीबन 2 ढाई 3 महीने पूरी प्रैक्टिस करती थी सुबह जिम अलग जाना होता था उसको अपने लिए और ये सिर्फ यही नहीं ड्यूरिंग द शूट जब हम लोगों ने वो पूरी हो गई उसके अलावा जो उसने ड्यूरिंग द सीन्स हमारे काम होते थे क्रिकेटिंग से तो वो उस वक्त भी वो टैंगो कोच हमारे साथ होते थे और वो टैंगो के साथ वो काम करते तो वो मेहनत है वो बड़ी मेहनत है और जो इमोशंस को का राइट अमाउंट ऑफ इमोशंस पकड़ के चलना कहानी के अंदर के वेरी वेल बैलेंस्ड कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए शी नोज के उसको पता था कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक ज़्यादा नहीं पसंद तो उसको इस अंडरस्टैंडिंग शुरू में भी हो गई थी और शायद जब बाद में हमारी हुई होगी तो शी नोज कि तो वो हमेशा से अंडर स्टार्ट करती थी और हमें पता होता था कि अच्छा हमें कितना ऊपर तक जाना है राइट अमाउंट मिल जाए तो हम आगे मैं तो आगे बढ़ता था फौरन में और जहाँ मुझे लगता था कि हाँ कोई ऐसी कोई चीज़ है जो थोड़ी और दोबारा से रिवर्क की जा सकती तो हम करते थे लेकिन शीज़ अ रोल के अंदर समाने वाली चीज़ होती है ना आई थिंक शी इज़ द वन पाकिस्तान में बहुत ही कम डेडिकेटेड एक्टर्स हैं जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन सही हो जो आपको टाइमली रिप्लाईज करें ये बड़े इश्यूज हैं सो नहीं सेट पे आने के बहुत इश्यूज होते हैं सेट पे आने के तो इश्यूज होते हैं टाइम आपका सेट के क्या सिचुएशन थी इस नहीं सिचुएशन हमारी तो बड़ा जबरदस्त सेट था हमारा तो बिल्कुल ऐसे हम लोग कमर्शियल की शूट करते हैं सुबह से लेके हमारी तो बिल्कुल एवरीथिंग ऑन पॉइंट क्योंकि फवाद एक थिएटर के बैकग्राउंड से था तो उसका तो फवाद एंड नौरीन जो कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जिसकी हमने बात नहीं की तो वो नौरीन और फवाद क्योंकि थिएटर से थे तो उनकी तो राइट टाइमिंग्स उनकी तो हर चीज़ बिल्कुल ही सेटल्ड होती थी फिर शेख साहब जो हैं बिल्कुल टाइमली हैं जो दिन टाइम दिया है वो पूरा आपको टाइम देते हैं तो और इवन कि यमुना के साथ भी किसी किस्म की कोई मेरे नहीं ख्याल किसी किस्म का कोई इशू था सो एक बेहतरीन सेट था आई थिंक बेहतरीन सेट था और वो बड़ी अच्छी एनर्जी वो मैं बता रहा हूँ ना वो एनर्जी बहुत अच्छी थी वो एनर्जी आपको ना वो फिल्म के अंदर में भी महसूस होती है और क्योंकि आपकी फिल्म के बाद उनका पेयर भी बड़ा फेमस हो गया उसामा और यमुना का तो उसामा आपके साथ अभी चाइना भी गए थे और बड़े ही बेहतरीन लग रहे थे उसामा वहाँ स्टार लग रहा था उसामा इज लाइक अ सुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल से लोगों को फिल्म की जो है वो उसको बड़ा कम वैल्यू हमारे यहाँ वैल्यू थोड़ी कम अभी समझते हैं वैसे लेकिन दुनिया भर में इसकी बड़ी वैल्यू है उसामा एज एन एक्टर जब हमारे साथ चाइना जब गया था एससीओ फेस्टिवल में तो जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया एज एन एक्टर पाकिस्तान से और उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी किया एज एन स्टार उसने बड़ा अच्छा कैरी किया अपने आप को और जिस तरह का उसका रोल था उसने परफेक्टली उसको राइट बैलेंस के साथ उसने वो प्ले किया अपना रोल और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मुझे याद है जब हम शुरू में स्क्रिप्ट में थे और मैंने कहा था क्या इसका लव एंगल एक है तो मैंने कहा उस वक्त मैंने कहा था मीना ये उसामा स्क्रीन पे बहुत इसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है वो देखने में बड़ा प्यारा लगता है इज अ गुड लुकिंग हैंडसम हमारा प्रॉपर हीरो टाइप एक हीरो का एक आर्केटाइप अगर बनाए तो मेरे ख्याल से वो प्रॉपर एक हीरो नुमा इंसान स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास और सिनेमा में आपको बड़ी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा कोई आपको ऐसा हीरो टाइप पर्सनैलिटी मिले तो वो उसामा में थी और आई एम ग्लैड कि उसके बाद उसामा ने कर्ज़े जहाँ यूना के साथ किया और फिर उसने 2-3 ड्रामे और मेन स्ट्रीम के किया दोबारा उसका एक ड्रामा शायद अभी आने वाला है किसी बड़ी अच्छी कास्ट के साथ मदिया इमाम के साथ आ रहा है और भी किसी एक एल्बम का मैं पढ़ रहा था वो भी आ रहा है तो ही इज़ गुड आई थिंक सो उमर नेशनल एंथम की बात हमने नहीं की है तो उसको लाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई थिंक पहली दफ़ा कौमी तराने का कोई वीडियो बना है और माशाल्लाह बड़े एजाज़ की बात है कि वो वीडियो आपने बनाया तो उसके बारे में कुछ आप बताएं हाउ डू यू सी इट योरसेल्फ इन डूइंग इट आपको जब मिला तो कितनी खुशी हुई इस आई थिंक ये हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट था और हमेशा सारी ज़िंदगी हमारी किताबों में उसके बारे में जिक्र होगा लिखा जाएगा क्योंकि बड़ा किसी भी मुल्क का जो एंथम होता है ना उसकी बड़ा इंपॉर्टेंट उस मुल्क के लिए कौम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बहुत मेहनत होती है जब 49 में जी.एच. आगरा साहब ने इसकी कॉम्पोजिशन की 52 में जाके हफीज़ अलमरी साहब ने लिखा तो ये बड़े प्रोसेसेस के और बड़ी चीज़ों के बाद निकला था तो और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपका नाम इन लोगों के साथ जुड़ता है एक पॉइंट पे आके
क्योंकि जो वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है वो नेशनल एंथम का ऑफिशियल वीडियो है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो कि हमारी कैबिनेट ने ऑन पेपर उसको अप्रूव किया, क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी वो कमेटी, क्योंकि वो चाहते थे कि एक वैसा वीडियो वर्जन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, जिस तरह से हमारा ऑफिशियल तराने के अल्फाज लिखे गए हैं, जिस तरह से उसकी कॉम्पोजिशन की गई है, कभी भी उसकी वीडियो नहीं बनाई गई थी। वीडियो जितनी वो एक हमेशा असाइनमेंट दिया था पीटीवी को, पीटीवी ने वो असाइनमेंट के तौर पे किया, लेकिन वो हमारा स्टेट का अपना एक वीडियो नहीं थी। उसके बाद बहुत सारे उसके वर्जन्स जो हैं लोगों ने प्राइवेटली बनाए, कॉम्पोजिशन को भी थोड़ा सा आगे पीछे रद्द-बदल किया, लेकिन जो हम लोगों ने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था वो एक बाकायदी तौर पे गवर्नमेंट की बॉडी ने उसको तयशुदा, जावेद जब्बार और बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो कमेटी बनाई और उसको उसी तरीके से जिस तरह से जी एच हागा साहब ने लिखा था, उसी की नोटेशंस के साथ उतने ही वक्त की ड्यूरेशन में रोहिल हयात ने उसको पूरा उसका ऑडियो बनाया, जिसके अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा सिंगर्स हैं जिन्होंने वो गाया है, और हमें वीडियो का टास्क दिया था। और वो जो वीडियो है वो हमारे नेशनल एंथम का ऑफिशियल वीडियो है पाकिस्तान का, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो, सो जॉब वेल डन। सो उमैर, नायाब पे हमने बात की और आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो व्हाट आर वी सीइंग नेक्स्ट? सो इवन नेक्स्ट पे हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हमारे लाइनअप अभी हम पाइपलाइन में है हमारे, और हम उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, और उसकी अनाउंसमेंट होपफुली। तो क्या वो प्रोजेक्ट्स फिल्म से रिलेटेड हैं? हाँ, या तीनों फिल्म के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपने ड्रामे में कभी नहीं जाना? फिलहाल अभी प्लान नहीं है, अभी हमारा शायद पूरा फोकस अगली फिल्म के ऊपर है कि वो क्या होने वाली है, किस तरह की होगी। तो अगर उसमें से टाइम कहीं निकला तो फिर शायद हम कोई ड्रामा कर लें। 1-2 ड्रामे ऑफर हुए हैं वैसे मुझे, लेकिन मैंने अभी तक उन पे बहुत ज़्यादा सीरियसली और नहीं किया। तो मुझे लग रहा था कि शायद ड्रामे में बहुत टाइम और वक्त चाहिए होता है। सो ऑल द बेस्ट with all the 3 projects that you have lined up, and I hope they all goes well. और फिर हम दोबारा मिलेंगे, उन पे बात करेंगे। उमैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपने रीलिव किए नायाब के थोड़े से मोमेंट्स। थैंक यू फॉर आपका टाइम निकाल के, एंड थैंक यू वेरी मच आपने इतना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।